इंजरी सारी गेमों में होती है। इंजरी से ध्यान रखना है कि ये जो गेम है आपका वो यहाँ पर रहना चाहिए, ये स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर जो है शोल्डर के इनसाइड होना चाहिए। अगर ये शोल्डर के बाहर जा रहा है किसी भी एंगल में तो आप डेंजर पोजीशन में हो, इंजरी हो सकती है। बहुत बच्चों को देखा होगा आपने वीडियोस में कि हाथ भी टूट जाते हैं उसके अंदर। उसका रीज़न वही होता है कि उनका एंगल गलत होता है। कोई वो टेबल पे खेल रहा होता है, कोई कार में खेल रहा होता है, कहीं स्टूल पे खेल रहा होता है, उनका प्रॉपर पोजीशन नहीं होता है। और दूसरा वार्म अप बहुत ज़रूरी है। बिना वार्म अप के आप लोग आर्म रेसलिंग मत खेलिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी के साथ खेलते हो, आपके मसल्स के साथ खेलते हो। जितना आपकी मसल्स एक्टिव होंगी, जितना मसल्स स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा परफॉर्म आप टेबल पे कर पाओगे। दूसरा, हाथ जो है कभी भी इस तरह से जा रहा है तो अपनी शोल्डर को भी लेकर आइए। तो कभी भी ये नहीं है कि हाथ यहाँ जा रहा है और शोल्डर यहाँ जा रहा है, तो इसमें भी कभी भी ऐसे करेंगे तो यहाँ भी ऐसे करोगे ना आप उठा के, तो आपको फील होगा कि यहाँ पर आपको स्ट्रेन आ रहा है। अगर आप सीधा हाथ रखोगे और इसको यहाँ दबाइए और शोल्डर को यहीं रखिए, यहाँ दबाइए, अपने आप ही वो फील होगा कि इस जगह पर आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और पेन आ रहा है। तो वो होती है ब्रेकिंग पोजीशन, क्योंकि एक अलग डायरेक्शन के अंदर आप चीज़ों को ले रहे होते हो, उसका वो स्ट्रेंथ वहाँ पर नहीं ले सकता वो। जब तक आपका हाथ इस शोल्डर के अंदर है, फेस के सामने है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पूरी स्ट्रेंथ, पूरा स्टेमिना होगा। इंजरी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसके बाद आप हुक लीजिए, टॉप लीजिए, जैसे भी लीजिए। दूसरी बात, जब गेम रेडी और गो में चला जाता है तो उसके बाद आपका ये बॉडी का पार्ट टच होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए साथ से। हेड हो गए, बाल हो गए, कपड़े हो गए या चिन्ह हो गया, कुछ भी ये टच नहीं होना चाहिए। अगर ये टच होता है तो फाउल है। अब दूसरा होता है, मैं बताऊँ फाउल के ऊपर। फाउल के ऊपर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको 2 वार्निंग देते हैं। आप ग्रिप ले रहे हो, आपको रेफरी बोल रहे हैं कि आप रिस्टेट करो, रिस्टेट करो, आप रिस्टेट नहीं करते हो, तो रेफरी आपको वार्निंग दे सकते हैं। जब आपका 30 सेकंड्स कॉल करते हैं तो 30 सेकंड्स होता है टेबल पे रिपोर्ट करने का, 30 सेकंड टाइम होता है आपके पास सेल्फ ग्रिप लेने का, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ग्रिप लेते हो। अगर आपने 30 सेकंड में ग्रिप ले दी तो रेडी गो हो जाता है। अगर नहीं लेते हो तो आपने रिस्ट स्टेट करके, से सपोज रेफरी बोलते हैं कि रिस्ट स्टेट करो, आपने नहीं किया तो आपको फर्स्ट वार्निंग देते हैं। फिर आपने दोबारा उसने रिस्ट किया, आपने बोला कि रिस्टेट कर दिया, लेकिन आपने शोल्डर को नहीं कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, या रेफरी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो रेफरी कह रहे हैं वो नहीं आपने परफॉर्म कर रहे हो या कर रहे हो उस चीज़ को, तो सेकंड फाउल वार्निंग दे देता है। तो 2 वार्निंग किसी भी उसमें मिलती है आपको, वो इक्वल 1 फाउल के होता है वो। तो 2 वार्निंग इज इक्वल टू 1 फाउल। 2 फाउल मतलब उस पर्टिकुलर बाउट को आप हार जाते हो, आप लूज़ कर जाते हो। 2 फाउल कैसे भी हो गए आपके, वार्निंग से हो गए, पुल से हो गए, पुश से हो गए, कैसे भी हो गए आपके 2 फाउल वगैरह हो गए आपके, तो आप उस पर्टिकुलर मैच को हार जाते हो। फिर आप लूज़र ब्रैकेट में चले जाते हो। अगर लूज़र ब्रैकेट में भी किसी कारण से आप हार जाते हो तो फिर मैच से बाहर हो जाते हो। तो आपके पास 2 चांस होते हैं मैच में बने रहने के लिए, फाइनल तक जाने के लिए, गोल्ड जीतने के लिए भी। लेकिन जो लूज़र ब्रैकेट से फाइनल में जाता है उसको 2 मैच जीतने होते हैं फाइनल में, लेकिन जो विनर ब्रैकेट से होता है उसको केवल 1 ही मैच जीतना होता है। अगर से सपोज विनर ब्रैकेट वाला भी फाइनल बाउट में 1 लूज़ कर जाता है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों ने 1 लूज़ कर लिया है, तो फिर जो जीता है वो सेकंड फाउल बाउट के अंदर वो रिजल्ट उसका निकल जाता है। तो इससे बेस्ट ऑफ 3 होता है ऑलवेज उसके अंदर, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 होता है विनर वाले के लिए। लूज़र वाले के लिए तो नॉकआउट होता है कि उसने जीत गया तो आगे चला गया, और नहीं तो वो बाहर हो गया, उसकी सेकंड पोजीशन आ जाती है। इन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि आपकी जो कॉल्स है या उसके ऊपर आना है, क्योंकि 30 सेकंड आपने लूज़ कर दिए तो नेशनल में या उधर में तो आपको बाहर भी कर सकते हैं वो, क्योंकि 30 सेकंड में अगर रिपोर्ट नहीं किया आपने तो आप मैच से बाहर हो जाते हो, आपको लूज़र कर देंगे वो। क्योंकि 30 सेकंड का आपको ध्यान रखना है कि नंबर ये पता चला आप यहाँ टेबल से दूसरी टेबल चल रही है, उस पर ध्यान जा रहा है आपका, अपनी गेम भूल गए आप, वो कॉल करे जा रहे हैं आपको, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इतने में नहीं आया तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा, डिस्प्यूट सब जगह हो जाते हैं, गलतियां रेफरी से भी होती हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि आपकी फाइट ठीक से जेन्युइन नहीं हुई है या आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप क्लेम कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। अपने कोच को बुलाइए, मैनेजर को बुलाइए, अगर दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली का कोई मैनेजर होगा, कोच होगा, उसको आप बुलाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या खिलाड़ी हैं। लेकिन आपने टेबल नहीं छोड़नी है, टेबल पे खड़े होकर आपने वहाँ पर परफॉर्म करना है, बोलना है कि सर मैं प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसके लिए प्रोटेस्ट फीस होती है, जो भी 400 500 जो भी फीस होगी वो आपने जमा करानी है। उसके बाद आपका प्रोटेस्ट सुना जाएगा। अगर प्रोटेस्ट आपके फेवर में जाता है तो वो फीस आपको रिटर्न हो जाती है। अगर प्रोटेस्ट आपके अगेंस्ट में चला गया तो वो फिर फेडरेशन के पास चला जाता है। तो इसलिए जो भी आप प्रोटेस्ट करो तो मेक श्योर कि आपको कॉन्फिडेंट हो कि आप सही हो, तो वो पूरा कॉन्फिडेंटली आप उस चीज़ को डिस्कस करके ही प्रोटेस्ट पे जाइए। दूसरी बात, जब आप खेलते हो ये होता है कि से सपोज आप हाथ लाइए, ग्रिप पकड़िए, ये सपोज कई बार ये होता है कि यहाँ से जाता है तो आप यहाँ ला रहे हैं लेकिन टच नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं आप इसको करके छूट गया मेरा हाथ, थोड़ा सा पावर लगाइए, ये चीज़ निकल गया, तो मैं अगर नीचे से जा रहा हूँ तो मैं लूज़र हूँ।
अगर ये ध्यान रखना कि आपका ये टच नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस पोजीशन पे आया और मैं छुड़वा रहा हूँ और ये कर रहे हैं तो ये छूट गया, तो मैं लूजिंग पोजीशन नीचे की तरफ से हाथ निकाल रहा हूँ, तो वो आप लूजर हो उस केस में, इस ध्यान है। दूसरा, अगर से सपोज आपने किया और मैं ऐसे करके छुड़ा दूँ उसको, तब भी मैं लूजर हूँ कि इंटेंशनली किया है। लेकिन से सपोज अगर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि ग्रिप और ये छुटाई जाए, ये पोजीशन में छुटा है, तो इसका मतलब आपका स्टेप मैच हो गया। फिर आपके हाथ को दोनों को ग्रिप कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, वो फिर स्टेप मैच होगा उसका। दूसरा क्या होता है कि अगर 30 सेकंड तक आपने सेल्फ ग्रिप नहीं ली, जैसे मैं और ये खेल रहे हैं, 30 सेकंड तक हमारी ग्रिप तैयार नहीं हुई है, तो उसमें क्या होगा, रेफरी ग्रिप में चला जाता है। तो रेफरी ग्रिप में आपको जो पोजीशन में अभी डेमो करके बता दूंगा, रेफरी ग्रिप में क्या चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो रेफरी ग्रिप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेफरी ग्रिप में अलर्टनेस होनी चाहिए, कुछ एंगल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप रेफरी ग्रिप में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि रेफरी ग्रिप के अंदर एंगल ऐसे नहीं होता, कभी भी आपका एंगल ऐसे होता है, तो इस पोजीशन में आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ता है। तो इट्स पार्ट ऑफ टेक्निक की भी, आप कितना उस एंगल को, इस पोजीशन को आप टेक्निकली स्ट्रांग करके चलते हो, और कितनी नॉलेज आपको गेम की है। क्योंकि जितनी नॉलेज आपको गेम की होगी उतना अच्छा परफॉर्म आप कर पाओगे, आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको, ठीक है ना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, मैं इससे पहले मैं आपको रेफरी का बताऊं, किसी को कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है इसके बारे में? हाँ सर, मैं ग्रिपिंग ऐसे यूँ पकड़ता हूँ।